आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की बात तेलंगाना के चुनाव की, जहां कल वोट डाले जाएंगे और उसके बाद ये भी आपको मैं बता दूं कि एग्जिट पोल कल शाम 4 बजे से लगातार आप इंडिया टीवी पर देख पाएंगे, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले नतीजे जो आएंगे वो आएंगे, बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी तमाम सर्वे का हवाला देकर के तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तेलंगाना में बीजेपी का ग्राफ लगातार ऊपर उठ रहा है और आखिरी कुछ दिनों के अंदर प्रधानमंत्री ने जब से वहां पर कमान संभाली है प्रचार की, उसके बाद से लगातार बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स जो है वहां पर बढ़ रहे हैं। बीजेपी के नेता अमित मालवीय के मुताबिक कुछ हफ्ते पहले तक के चुनावी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को चंद सीटें जो हैं वो दी जाती थी, 20 सीटें केवल दिखाई जा रही थी। लेकिन अब ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 30 सीटें मिलने का दावा अमित मालवीय कर रहे हैं। एक एजेंसी का नाम उन्होंने उसमें डाला है और कहा है कि उसके मुताबिक बीजेपी को 30 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 31, लेकिन बीआरएस को, जो 2 टर्म से जिनकी सरकार है केसीआर की, उनको 51 सीटें और एआईएमआईएम को 7 सीटें। अब आपको बता दूं, तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए, बहुमत का आंकड़ा 60 है। तो इस सर्वे के मुताबिक जो अमित मालवीय ने डाला, बीआरएस को 51 है, उसमें आप 7 जोड़ दीजिए एआईएमआईएम के, तो ये 58 के, यानी उसी के आसपास पहुंच जाता है। वैसे अगर आप देखें टेक्निकली तो हंग असेंबली बता रहे हैं अमित मालवीय। अब आपको कांग्रेस का जो सर्वे जो वो दावा कर रहे हैं आएगा, वो दिखा देते हैं। इन्होंने एक चैनल का सर्वे डाला है और सुप्रिया शनेत जी ने ये शेयर किया। इसमें लिखा है उन्होंने कि 68 से 76 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी, यानी क्लियर मैंडेट, क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बनेगी, ऐसा उनका दावा है। बीआरएस को 30 से 35 सीटें मिलेंगी, एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें, ये वो दावा कर रही हैं, और बीजेपी को मात्र 3 से 5 सीटें। तो आप बीजेपी के लिए जो असेसमेंट है उन दोनों की देख लें। कांग्रेस के मुताबिक 3 से 5 और बीजेपी के मुताबिक 31, 30+ सीट्स जो हैं वो मिल सकती हैं। तो ये अपने अपने दावे 2 पार्टियों के हमने आपको दिखाए, और जिस पार्टी की यहाँ पर सरकार चल रही है 2 टर्म से, उसका असेसमेंट अभी हमारे सामने बीआरएस का सीटों के कम से कम लिहाज से नहीं आया है। हालांकि दावा करते हैं कि सरकार उनकी तीसरी बार जरूर बनेगी। तो पहले दोनों में से किसका आपको थोड़ा सा लग रहा है वास्तविकता के करीब हो सकता है? नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है दोनों में से किसी का नहीं। किसी का नहीं। दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं के भाषण सुनिए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो सब किससे लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे हैं के चंद्रशेखर राव से। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये दोनों पार्टियां नंबर 2 स्पॉट के लिए लड़ रही हैं। कांग्रेस ने मोमेंटम ज्यादा गेन किया, बीजेपी का मोमेंटम बढ़ा हुआ था, वो लूज कर गए। अब उसकी बहुत सारी वजह हैं जिसकी हम लोग चर्चा करते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि के चंद्रशेखर राव पर जिस तरह से प्रधानमंत्री और उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमलावर हैं, उसमें वो सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि वो जीत उतनी बड़ी नहीं हो, थोड़ी मुश्किल जीत हो, कुछ ही नंबर से वो आगे जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि बीआरएस और एआईएमआईएम सरकार बना लेंगे। कांग्रेस पार्टी बेहतर स्थिति में होगी। भाजपा अगर 10 के ऊपर सीटें पाएगी तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो मोमेंटम लूज की हो, उसके लिए बहुत बड़ी सफलता है, और तब ये जो प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार अभियान है, इसमें उसकी भूमिका तय मानी जा सकती है। डबल डिजिट में आ जाए, यही कामयाबी भाजपा की? बड़ी कामयाबी, बड़ी कामयाबी। अच्छा, ठीक है। देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात यही जो कि बीजेपी जो सर्वे शेयर कर रही है, उसमें भी कम से कम जीत का दावा नहीं कर रही। अब आप सभा में तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं कि हमको 30 से 30 सीट के करीब आ सकती है। देखिए, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का गणित थोड़ा अलग चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 सांसद जीत के आए थे, 3 सांसद मैदान के अंदर उतर चुके, 1 सांसद चुनाव नहीं लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अंदर जो 4 सांसद जीते थे और जो 31 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उन सीटों पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो 48 सीटें मिली थी, तो हैदराबाद रीजन और सिकंदराबाद, जैसे किशन रेड्डी सांसद है, इन 2 लोकसभा सीटों की विधानसभा सीटें, और इसके अलावा जिन 2019 के 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी, उन सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर फोकस करके चल रही है कि 50 सीटों में हमें स्ट्रांग प्रदर्शन करना है। और भारतीय जनता पार्टी का असेसमेंट है कि जिस हिसाब से उन्होंने बड़ीगा वहां पर दलित समुदाय को, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आपके आरक्षण के लिए मैं स्पेशल व्यवस्था करूंगा, वहां का एक बड़ा समुदाय है जो 30 से 32 सीटों पर प्रभाव डालता है। तो मुझे लग रहा है कि दलित समुदाय प्रधानमंत्री के कमिटमेंट के बाद और कहने के बाद कि आपके लिए मैं स्पेशल अरेंजमेंट करूंगा, और ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने की अमित शाह की घोषणा के बाद ओबीसी का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के बाद शिफ्ट होने की संभावना लग रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 35 उम्मीदवार अपने 36 उम्मीदवार ओबीसी उतारे हैं, जबकि बीआरएस और कांग्रेस ने
23 ओबीसी को टिकट दिया है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का फोकस वहां पर ओबीसी पे बहुत ज्यादा है। बीजेपी इस चुनाव में कोई सरप्राइज दे सकती है आपके हिसाब से, या वही 10-15 का मामला ज्यादा से ज्यादा? नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 10 के ऊपर सीटें लाती है तो ये भी एक बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा 2018 की तुलना में, जब भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 12 से 15 सीट जीतने की स्थिति में तेलंगाना में 12 से 15। नहीं, 12 से इसमें 15। एक लाइन जरूर मैं जोड़ूं। देखिए, हम सभी लोग अभी ये कह रहे हैं, लेकिन जब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में बहुत अच्छी सफलता मिली थी और जिस तरह का मोमेंटम था उसमें बीआरएस से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, तो मोमेंटम लूज किया अपने, जिसको कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए थे और पीछे चले जाएं, जहां हर कोई कह रहा था कि 20 से 30 सीटें होंगी, जिस सर्वे का जो भी सर्वे है उसका हवाला अमित मालवीय दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी वहां गड़बड़ हुई। अब कौन लोग वहां चुनाव देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां बड़ी सफलता होगी। लोकसभा चुनाव के लिए शायद उनको बड़ी रणनीति 6 सीटों की भारतीय जनता पार्टी ने मतलब कंफर्म मान के चल रही है। एक तो 3 सांसदों का, इसके अलावा 2 उपचुनाव हुए थे, डुबक्का का, हुजूराबाद का, वो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीती थी, तो वो 2 सीटों को, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की गोशमहल की सीट जैसे टी राजा जीतते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 6 सीटें तो हम जीतेंगे, इसके अलावा 10 सीटें और हमारे। अभी जो आपने कहा कि अमित शाह जी ने वहां घोषणा की थी कि हम आप ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस पर राहुल गांधी ने जवाब ये दिया था, पहले 2% वोट ला करके दिखाओ। तो बीजेपी क्या 2% वोट वाली पार्टी है केवल तेलंगाना में? इसमें कोई दो राय नहीं कि तेलंगाना में बीजेपी कोई बहुत बड़ी फैक्टर के तौर पे प्रयासरत नहीं दिख रही थी, लेकिन नहीं दिख रही है अभी, पहले तो दिख रही थी। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ देखें सौरभ, कि सुनील बंसल जो कि बीजेपी के महासचिव हैं, लोगों को ध्यान हुआ कि उत्तर प्रदेश में जब वो संगठन महामंत्री थे तो जब बीजेपी को चमत्कारिक सफलता हासिल हुई थी और उसमें यह माना गया था कि सुनील बंसल का भी रोल था बूथ के मैनेजमेंट में, संगठन के बहुत माहिर व्यक्ति माने जाते हैं, उनके ऊपर तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। सौरभ, उन्होंने 35 ऐसी सीटों का चयन किया था जिस पर बीजेपी को अपनी ऊर्जा सबसे ज़्यादा लगानी है। उन 35 सीटों में से 16 से 17 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी के नेता ये मान रहे थे कि अगर माहौल बहुत अच्छा हो जाए तो वो जीत हासिल हो जाएगी। तो जो जीत की अधिकतम उम्मीद रहेगी वो 17 सीट के आसपास रहेगी। हालांकि उतना भी होता अभी नजर नहीं आ रहा है, और बीजेपी इसके बावजूद अगर इतनी ताकत लगा रही है सौरभ, तो ये जरूर समझना चाहिए कि ये पार्टी की बड़ी खासियत है कि जिस चुनाव में आपको पता है कि आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो, बीजेपी का भी अपना आकलन है कि वहाँ पे हंग बनेगा और बीआरएस और एमआईएम शायद सरकार बना ले, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इतनी ताकत लगा रहे हैं तो उसकी 2 वजह रहती है। पहली बात तो ये, जब तक मतदान ना हो, मतदान खत्म ना हो, अपना प्रयास जारी रखो, चाहे नतीजे जो भी हो। दूसरी चीज कि अभी अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो लोकसभा में बीजेपी ये मानकर चल रही है कि पिछली बार जो 4 सीटें थीं, इस बार वो 7 से 8 सीटें बन सकती हैं, और उस लिहाज से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर को आपको सक्रिय तो प्रयास केवल इस चुनाव के लिए नहीं है, अगले चुनाव के लिए एक तो और है ना कि इस देश में त्रिपुरा और हरियाणा भी हुआ है जहां कोई सोच नहीं सकता था। कोई सोच नहीं सकता था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, लेकिन निश्चित तौर पर वहां हम सब लोग इस पे एक मत हैं तब तो। लेकिन त्रिपुरा और हरियाणा तो इसी देश में हुआ। लेकिन त्रिपुरा चुनाव से पहले सौरभ, अगर आप एक बार भी जाएं तो समझ में आ रहा था 2015 के त्रिपुरा, 2017 के त्रिपुरा बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। तो हमारे पैनल पर भी राय ये है कि कुछ भी हो परिणाम उसके बाद, लेकिन केसीआर मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा लगता है अभी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा चुनाव वहां पर लड़ रही है। हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा सरप्राइज आ जाए कि जो राहुल गांधी कहते हैं कि तेलंगाना में उनकी सरकार बनेगी, वो भी सच हो जाए। बहरहाल, अब हम ये जो बात हमने तेलंगाना की है, इससे मध्य प्रदेश को लेकर के भी ऐसी अटकलें हैं कि कांटे की टक्कर है, जैसा तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के लिए कहा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक स्टेटमेंट अभी दिया और उन्होंने कहा कि कोई कांटे वाटे की टक्कर मध्य प्रदेश में नहीं है, जितने कांटे थे सब लाडली बहनों ने निकाल दिए हैं। तो अब मध्य प्रदेश के अंदर ये कहना कि कुछ भी हो सकता है, ये अब उचित नहीं होगा। उनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो अगर ये बयान है हमारे पास, हम सुना दें आपको। मैंने जो कहा था वो पूरा होगा। 3 तारीख को आप देखेंगे फिर से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी सरकार। कोई संदेह नहीं। जो आता रहता ना कांटे की कोई कांटे वाटे नहीं। कार्यकर्ताओं ने तो मेहनत की है, लाडली बहनों ने सब कांटे निकाल दिए। जिस भी विधानसभा क्षेत्र में बात करते रहे भैया लाडली बहन, लेकिन जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद अपने काम को मिला है।
अब ये केवल जोश बढ़ाने के लिए अपने लोगों के बीच कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान, या वाकई मानते हैं कि अब कांटा निकल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब वाकई वो मानते हैं, और मानने के पीछे वजह ये थी कि पिछले दिनों उन्होंने अपने सारे पन्ना प्रमुखों की बैठक बुला के और उनसे ये फीडबैक इस रूप में लिया था कि एकदम से एक्चुअल फिगर दो। अब क्योंकि वोटिंग खत्म हो गई है तो अपना चेहरा छिपाने के लिए आपको गलत फिगर देने की जरूरत नहीं है, जितने जितने वोट जहां पड़े आप उतने ही बताएं। तो उस फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री का ये कॉन्फिडेंस सामने दिख रहा है, जब वो मान के चल रहे हैं कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, और लाडली बहन योजना और लाडली बहनों ने उन सारे कांटों को निकाल दिया है। और पार्टी का अगर मध्य प्रदेश के फीडबैक की बात कर लें सौरभ, या दिल्ली के फीडबैक की बात कर लें, यही लाइन है। तो और कांटा निकलने का मतलब मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी। हाँ, बीजेपी एकदम मानकर चल रही है। और मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी एक एक व्यक्ति ये मानकर चल रहा है। और इनमें से ऐसे बहुत सारे नेता हैं सौरभ, जो कि चुनाव के 1 महीने 1.5 महीने पहले तक ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में हमारी हालत बहुत बुरी है। मैं 3 महीने पहले का 2 लाइन अगर आपको बताऊं, उनमें से ये कहा गया था कि हमारी पार्टी आईसीयू में है। उसके बाद जब कैंपेन शुरू हुआ तब मैंने पूछा कि सर अब क्या स्थिति है, उन्होंने बोला कि आईसीयू से बाहर आ गई है। अब वो नेता बता रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, ऐसा नहीं वो कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, वो ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं और बहुत अच्छे नंबर्स के साथ जीत रहे हैं। तो अगर इन कॉन्फिडेंस के बाद अगर पार्टी की हार होती है तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के सिस्टम की हार है, क्योंकि आप पूरे चुनाव में फीडबैक मैकेनिज्म ही बेकार। हाँ सर, और इसमें एक दिलचस्पी जरूर है आपको मिलेगा, जो कि वोटिंग के बाद जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद शायद आगे का जो सर्वे आएगा उसके आधार पर पता चल पाएगा कि जो अभी भी पुरुष वोटर हैं उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट हासिल हुआ है। और ये वजह है, जब आप, क्योंकि वोकल वही होते हैं, उनसे ही आपकी बातचीत होती है, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस आगे है, लेकिन जो महिला वोटर हैं उसमें आपको कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा फासला नजर आ सकता है। वो उनका कहना सही है कि बहनों ने कांटा निकाल दिया एमपी में। नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे तो कोई संदेह दिखता नहीं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे से बन रही है, मुझे उसमें कोई भ्रम नहीं है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये सही है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना की वजह से भाजपा के साथ महिला मतदाता जुड़ेंगे, इसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन सच ये है कि देश भर में नरेंद्र मोदी की वीमेन सेंट्रिक जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने एक परमानेंट वोट बैंक बना दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने उसको परसेप्शन वाइज बहुत बड़ा कर दिया, इसलिए यह लगता है कि लाडली बहनों ने निकाल दिया। लेकिन मेरा यह मानना है कि महिला मतदाता आमतौर पर नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा हुआ है, शिवराज के साथ जुड़ने से वो प्लस होता हुआ दिखा है। और मैं ये मानता हूं कि जो मध्य प्रदेश है वहां पर कांग्रेस पार्टी के पास कोई वजह नहीं थी सिवाय इसके कि भाई इतने दिनों की सरकार है, एक ही चेहरा है, इसके अलावा वो कुछ नहीं बता पाए। कमलनाथ, अगर चेहरे की बात करेंगे तो ज्यादा थके हुए चेहरे दिखते हैं ना, किसी भी लिहाज से अगर कहें तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस को किसी भी स्थिति में 100 का आंकड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। एमपी में क्लियर सरकार, चौथी बार सरकार बनना कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन राजस्थान में जिस कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, उतना कंफर्टेबल मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है शिवराज सिंह चौहान के लिए। शिवराज सिंह चौहान का ये बयान बताता है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार कितनी ज़्यादा निर्भर रही है महिला मतदाताओं के साथ, और लाडली बहना योजना पे कितनी निर्भरता रही कि शिवराज सिंह चौहान को कहना पड़ रहा है कि जो भी काटे थे वो लाडली बहना ने निकाल दिए। लेकिन ग्रामीण स्तर में जो वोटिंग हुई है, जो एक अखबार ने बहुत अच्छा सर्वे किया है रूरल और अर्बन वोटर्स को लेके, उसमें यह आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस भी कम नहीं रही भारतीय जनता पार्टी से। जो रूरल और बहुत गरीब तबका का वर्ग है उसमें कांग्रेस का वोट बैंक बहुत अच्छा हुआ है। तो अब यह 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार रिपीट होती कि नहीं, लेकिन इतना आसान भी शिवराज सिंह चौहान के लिए नहीं है जिस हिसाब से वोटिंग वहां पर कांग्रेस के पक्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है।